नगर पालिका की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या अपराध हैं। बात करते हैं धारा 200 से। सबसे पहले लिखो धारा 200। धारा 200। नालियों पर कंट्रोल किसका होगा? नगर पालिका का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, क्या पता आप ऐसे कर वर्क यंत्र वास्तु क्या समझ आ रही है? हाँ देखो, नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें तो नहीं है ना? तो नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। मैंने कहा कि नालियां नगर पालिका की संपत्ति समझी जाएंगी। अब वो नालियों का उपयोग किस तरह करते हो, उसमें अगर आपसे कुछ गलती होती है तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगी? वो अपराध की श्रेणी में आ जाएंगी। सबसे पहले लिखो उपधारा 1। उपधारा 1। देखो, नगर पालिका के भीतर समस्त नालियां, नगर पालिका के भीतर समस्त नालियां मल नालियां, मल नालियां, शौचालय, प्लस शौचालय, शौचालय प्लस शौचालय, घरों की नालियां, और नलकूप। घरों की नालियां और नलकूप नगर पालिका के सर्वेक्षण, नगर पालिका के सर्वेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन होंगे। नगर पालिका के सर्वेक्षण तथा नियंत्रण के, ठीक है। तो ट्यूबवेल की लाइन है, कोई उतरालय है, कोई प्लस शौचालय है, नालियां हैं, जल नालियां हैं, मल नालियां हैं, सारी के सारे के अधीन होंगे, नगर पालिका की संपत्ति मानी जाएंगी। अब इन संपत्तियों में आप कुछ करते हो, आप ही दोषी माने जाओगे। आपने यूज किया है तो मेंटेनेंस कंप्लीट करते हो। क्या प्रावधान है? धारा 2। धारा 2। देखो, समस्त ढकी हुई नालियां, समस्त ढकी हुई नालियां तथा मल नालियां तथा नलकूप, मल नालियां तथा नलकूप, चाहे वे सार्वजनिक हो, चाहे वे सार्वजनिक हो या निजी हो, नगरपालिका या अन्य व्यक्ति द्वारा, नगरपालिका या अन्य व्यक्ति द्वारा जिनके वे पृथक पृथक स्वामित्व में हैं, जिनके वह पृथक पृथक स्वामित्व में है, उचित जालियों, उचित जालियों, ढक्कनों, ढक्कन तथा संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।
तथा नगरपालिका ऐसे लिखित नोटिस के माध्यम से उन नालियों, मल नालियों, नलकूपों के स्वामियों से उनके रखरखाव की अपेक्षा करेगी। उनके रखरखाव की अपेक्षा करेगी। तो पहली चीज क्या निकल कर आई? पहली चीज है कि नगरपालिका क्षेत्र में जितनी भी नालियां स्थित होंगी, सारी की सारी नालियां नगरपालिका की क्या मानी जाएंगी? अधीन मानी जाएंगी। ठीक है। अब इसमें कह दिया है कि चाहे वो बिल हो, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, वो भी संपत्ति नगरपालिका नगरपालिका ऐसी नालियों को क्या करेगी? सुरक्षित रखने के पर कवरेज करने के लिए ढक्कन है, उचित नाली है, उसका भी क्या करेगी? रख रखाव करने का प्रयास करेगी। और अगर कोई व्यक्ति इसको स्वामित्व में रखता है तो उससे अपेक्षा की जाती है रख रखाव। और आप कई बार सुनते हो बच्चा खेलता खेलता ट्यूबवेल, ठीक है ना। अब इस अध्याय में वो क्या बन जाएगा? इसने अगर इस तरह की कोई लापरवाही बरती है, जैसे का नलकूप का निर्माण किया लेकिन उसका ढक्कन इस्तेमाल नहीं किया, तो ढका नहीं है, तो उस पर अपराध आरोपित हो जाता है। ठीक है। धारा 200 क्या कह रहा है? नालियों आदि पर नगर पालिका का क्या होगा? नियंत्रण। अब लिखो धारा 201। 201 नालियां बनाने की नगरपालिका की शक्ति। नालियां आदि बनाने की पालिका की शक्ति, यानी नालियों का निर्माण कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। मान लो कि नगरपालिका कोई नाली बना रही है और इस रास्ते में कोई प्लॉट आ गया है और प्लॉट पर ना तो कोई बाउंड्री, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन। ठीक। या हो सकता है कि मान लो कि एक प्लॉट का निर्माण हुआ है, उसके बगल में कोई खाली प्लॉट है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है और नगरपालिका से आप परमिशन लेके उधर से कोई नाली निकाल दो और फिर वो व्यक्ति आके कहे पड़ोस वाला कि भाई मैं भी यहाँ निर्माण कार्य करना चाहता हूँ, तो वो नाली कहाँ जाएगी? नहीं रहेगी, बंद कर दी जाएगी। बंद कर दी जाएगी तो वो कहेगा कि मेरा तो खर्चा हो गया इसमें, मैंने तो उसको मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए परमिशन लेके ये काम किया था, मेरा तो क्या हो गया? खर्चा। तो इसमें दोनों को नोटिस जारी करके खर्चा जो है वो तो पालिका वह करेगी, पहले परमिशन दी, लेकिन नोटिस जारी करके तब तक वो निर्माण कार्य शुरू जब तक वहाँ से वो नाली हट नहीं जाती और उस नाली का प्रबंधन दूसरी जगह ना कर दिया जाए। अब नालियाँ कैसे बनेंगी? अंडरग्राउंड भी हो सकती है, खुली नालियाँ भी हो सकती हैं। तो पहले उपधारा एक देखो, किसी जल निकास स्कीम विकसित करने के लिए किसी मार्ग या मार्ग के रूप में किसी मार्ग या मार्ग के रूप में उपलब्ध कोई स्थान उपलब्ध कोई स्थान में से होकर स्थान में से होकर उसके आर पार होकर
आर पार होकर या उसके नीचे से या किसी मार्ग के नीचे स्थित गोदाम या तहखाने से नीचे होकर उसके स्वामी व अधिभोगी को उसके स्वामी व अधिभोगी लिखित नोटिस देकर स्वामी व अधिभोगी को लिखित नोटिस देकर नगरपालिका के भीतर नगरपालिका के भीतर किसी भी भूमि में से होकर या उसके नीचे कोई नाली मल नाली सुरंग पुलिया पाइप या जलमार्ग ले जाना नगरपालिका के लिए मान्य होगा। नगरपालिका के लिए क्या होगा? विधि मान्य होगा। अब आप इसको थोड़ा सा अगर फिगर में समझो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फिगर में ये क्या है, ये चौड़ा हो रहा है, पुलिया जो आप करते हो चौड़ा। अब ये या तो उस साइड में हो सकता है या इस साइड में हो सकता है या एक साइड में हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है। उस साइड की अनुमति मना कर दी क्योंकि आता है, रेलवे ने कहा कि अगर आप उस साइड उसको करोगे तो हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगा। इतना लंबा चौड़ा रेलवे का प्लेटफॉर्म भी होता है। तो उन्होंने कहा कि इस साइड, अब इस साइड आप देखते हो काफ़ी दुकानें, संपत्ति तो नहीं, क्या किया गया, उन संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किए गए और उनको खाली करने की सूचना। अब क्योंकि सार्वजनिक निर्माण है और लोकहित में ये निर्माण किया जाना अत्यावश्यक है, नगरपालिका इधर से निकालना चाहिए या उधर से कोई तेज लाइन निकालना चाहिए या कोई नाली निकालना चाहिए या कोई जल निकास के लिए तरह का नाला निकालना चाहिए। या दूसरा आप देख लो, नौलगढ़ रोड पे पानी की समस्या है, समस्या के समाधान के लिए यहाँ भी नाली की खुदाई चल रही है। अब वो नाला उधर से पूरा कनेक्ट होकर इधर से क्रॉस करके निकलेगा, अंडरग्राउंड निकलेगा ताकि पानी ऊपर तारे फिर कहाँ से निकलेगा, सतह से निकलेगा। तो ऐसे स्वामियों को, जो स्वामी है या उसका अधिभोगी है जो उसका उपयोग कर रहा है, उनको लिखित में नोटिस देकर इस कार्रवाई मान्य होगी, असंगत कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, धारा 2 लिखो। उपधारा 2 देखो, नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी ऐसी किसी भूमि पर जिसमें नगरपालिका की निहित
नगर पालिका की नहीं, कोई नाली पहले से बनी हुई है, निहित कोई नाली पहले से बनी हुई है, उसमें प्रवेश कर सकेगा, पहले से बनी हुई है उसमें प्रवेश कर सकेगा, तथा विद्यमान नाली के स्थान पर विद्यमान नाली के स्थान पर कोई नई नाली बना सकेगा, कोई नई नाली बना सकेगा, उसकी मरम्मत कर सकेगा, उसकी मरम्मत कर सकेगा, या उसमें कोई परिवर्तन कर सके, या उसमें कोई परिवर्तन कर सके। ठीक है, तो उपधारा 1 में आपने लिखा कि नाली बनाने की अब किस तरह से होगी वो सब हमने लिख दिया कि उसको लिखित नोटिस दे करती के माध्यम से क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी। दूसरा है कि नगरपालिका किसी प्राधिकारी को ऐसा दायित्व सौंपती है, ठीक है, जिसमें इस बात का समाधान हो जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई भूमि पर कोई नाली पहले से विकसित है। अब वो प्राधिकारी अगर उस नाली को क्या दोबारा बनाना चाहे, मरम्मत करना चाहे या उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे, तो पहले से जिस नाली के लिए परिवर्तन करने पहले हो सकता है कि पहले छोटा कम चौड़ा पाइप था, अब थोड़ा बड़ा चौड़ा पाइप करना चाहें तो इस तरह उसका परिवर्तन हो सकता है। उधर से कोई नई नाली निकालना हो तो पहले से जो निर्धारित क्षेत्र है उनमें तो आपको परमिशन ऑलरेडी वहाँ से इस तरह पहले लाइन निकली, तो उसमें नोटिस देके परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धारा 3 लिखो, उपधारा 3 में लिखो, देखो इस धारा के दिन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन को पूरा करने के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन को पूरा करने के दौरान कोई नुकसान हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो नगरपालिका द्वारा ऐसे प्रतिकर का संदाय किया जाएगा, ऐसे प्रतिकर का संदाय किया जाएगा, तथा विवाद होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 295 के तहत 295 के तहत विनिश्चित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 295 के तहत विनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट रिपीट कर दीजिए। धारा 201 को नालियां बनाने की नगरपालिका की क्या शक्ति? हाँ, ये कसम थोड़ी खाई कि बोल लेंगे नहीं, पूरे सिलेबस के दौरान बोलेंगे नहीं। लतिका आप बताओ, 3 उपधारा आपने पढ़ी हैं, 1 2 3, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, नाली बनाने का या नाली बनानी है और नगरपालिका को ऐसी नाली बनाने की शक्ति है,
तो जिस व्यक्ति या जिस क्षेत्र में नगरपालिका मल नाली, जल नाली, अन्य कोई नाली बनाने का प्रयास कर रही है, उसमें उस व्यक्ति के स्वामी या अधिभोगी को लिखित नोटिस देकर के बाद में उसका निर्माण करना ये मत माना जाएगा, पहली चीज। दूसरा है, नगरपालिका किसी व्यक्ति को अगर इस तरह के निर्माण कार्य के लिए अधिकृत करती है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व में जो नालियां विकसित हैं उनका निर्माण करना चाहिए, नया निर्माण करना चाहिए, या उनकी मरम्मत करना चाहिए, या उनमें कोई परिवर्तन करना चाहिए। ये भी विधि मत माना जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ऐसे कार्य के लिए अगर किसी व्यक्ति को, पहली बात तो व्यक्तिगत रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को अगर इस तरह का कोई नुकसान होता है तो नगरपालिका द्वारा इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। और मान लो कि भरपाई करने में और व्यक्ति द्वारा उस राशि को स्वीकृत करने में आपस में कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है, आगे धारा 295 आएगी कि प्रावधानों के तहत इस बात को विनिश्चित करके उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है। 200 में नालियों पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा और 201 में नगरपालिका को नाली बनाने की क्या होगी, शक्ति होगी। अब मैंने आपसे एक दिन कहा था कि हम 1 करोड़ का मकान बनाते हैं लेकिन उस मकान से नाली बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, और हम आगे अब कहाँ तक आप कैपेसिटी रखते हो कि कहाँ तक मान लो कि नाला जा रहा हो, प्रवाहित होने वाला। ठीक है। एक तो नाली का वो, दूसरा है कि आप दो तरह की, मैंने आपसे कहा था कि मकान में कम से कम 3 तरह की नालियों का प्रवाह होता है कि मकान में। ठीक है। कौन कौन सी नालियाँ होती 3 तरह की? पहली, एक मैंने बताया था कि सेंड वाटर, रेन वाटर और सीवरेज वाटर, 3 बताए थे। सेंड वाटर, रेन वाटर और सीवरेज वाटर। तो सेंड वाटर कौन सा हुआ? हाँ, अरे सेंड वाटर हो गया ना कि आप अपने बाथरूम का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी किस में आएगा? सेंड वाटर की तरह ना, नालियों को धोना, घर को धोना, घर में मिट्टी कचरा है वो जहाँ से निकल के आएगा वो सेंड वाटर का होगा। सीवरेज आपका मैंने कहा मल वाह वाहन जो होगा, प्रवाह होगा, वो सीवरेज वाला होगा। और बरसात का पानी होगा उसके लिए अलग से क्या होगा। ये भी आपको किसी भवन में आप नाली का निर्माण करते हो तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मल नाली है उसका प्रवाह अलग होना चाहिए, और सेंड जो वाटर है और रेन वाटर है उसका प्रवाह अलग होना चाहिए, दोनों मिक्सर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस पानी को हम फिल्टर करके दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अरे रिसाइकिल में चलता है ना, कि आज तो देखते हो कि यहाँ तो नहीं है लेकिन आप महानगर या एमसीडी में जब जाके देखते तो आपके घर का नक्शा अप्रूवल तभी होता है जब आप उसके रेन वाटर का भी बंदोबस्त करने का प्रयास करते हो। आप कोई टैंक बनाओगे जिसमें रेन वाटर इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि एक तो उससे भूजल स्तर बढ़ता है और एक आपके पानी की कमी नहीं होगी, आपके घर पे ऑलरेडी क्या पानी। ठीक है। तो लिखो धारा 202, धारा 202 भवन से प्रभावी या प्रवाही जल निकास, भवन से प्रवाही जल निकास जल निकास, कि भवन से हम प्रभावी रूप से किस तरह से वाटर को प्रवाहित करें, ये होगा किसमें 202 में। तो सबसे पहले लिखो उपधारा 1, उपधारा 1 लिखो, किसी भवन का निर्माण, किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना, किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना या किसी निर्मित या पुनर्निर्मित किए जाने वाले भवन या किसी निर्मित या पुनर्निर्मित किए जाने वाले भवन को अधिभोग में लेना, को अधिभोग में लेना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा
तब तक विधि पूर्ण नहीं होगा। दो बातें होगी, भवन का निर्माण करना या उसको रिबिल्ड करना, पुनर्निर्माण करना, ठीक है, या किसी निर्मित या पुनर्निर्मित भवन को क्या करना, उपयोग में लेना, तब तक विधि माने नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, तो क्या पॉइंट लिखो पहले, क्या मैं लिखूं, ऐसे आकार, ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की, आकार सामग्री और प्रकार की ऐसी सतह पर तथा ऐसी ढलान पर, ऐसी सतह पर तथा ऐसी ढलान पर जो ऐसे प्रभावी जल निकास के लिए, ऐसी ढलान पर जो ऐसे प्रभावी जल निकास के लिए, प्रभावी जल निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो, नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो कोई नाली बनाई जाएगी, बनाई जाएगी तो विद्यमान, कोई नाली नहीं बनाई जाएगी, कोई नाली नहीं बनाई जाएगी, बनाई जाए तो विधिमान्य हो गया ना, नहीं बनाई जाएंगी तो फिर उसका उपभोग विधिमान्य नहीं होगा। तो मतलब नगरपालिका आपसे अपेक्षा करती है कि किसी भवन को निर्मित करने और उसको पुनर्निर्मित करने के बाद जब आप उसका अधिभोग प्रारंभ करते हो तो कोई प्रकार, सामग्री, आकार या सतह या उसमें जो प्रॉपर ढलान है उस पर प्रभावी जल निकास के लिए नाली का निर्माण किया जाएगा। अगर नाली नहीं बनाई जाएगी तो उसका उपभोग जो है वो विधिमान्य नहीं होगा। पहली चीज, ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ गया। मान लो मकान नीचे है, नाली ऐसे मुकर के बना दें, पानी जाएगा, तो आपको किसका ध्यान रखना पड़ेगा, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, अगर नाली चौड़ी है तो उसको कवरिंग करना, वरना उसमें जनहानि हो सकती, हानि हो सकती, पशु गिर सकता है, आदमी गिर सकता है, ठीक। 6 पॉइंट लिखो, 6 लिखो। देखो, ऐसे भवन और उसके, ऐसे भवन और उसके अनुलग्न किसी भूमि के लिए, ऐसे भवन और उसके अनुलग्न भूमि के लिए उसमें ऐसे सभी, क्या लिखा है, उसमें ऐसी सभी फिटिंग्स, ऐसी सभी फिटिंग्स, फिटिंग्स, फिटिंग फिटिंग करना, फिटिंग्स की जानी चाहिए जो नगरपालिका को, जो नगरपालिका को उक्त भवन, नगरपालिका को उक्त भवन और उक्त भूमि के लिए उक्त भूमि के लिए जल निकास के लिए, जल निकास के लिए, जल ग्रहण करने के लिए, जल निकास के लिए, जल ग्रहण करने के लिए उसे दूर ले जाने, उसे दूर ले जाने और उक्त भवन और, उसे दूर ले जाने और उक्त भवन और उससे संबंधित
उक्त भवन और उससे संबंधित किसी भी नाली को प्रभावी रूप से फ्लश करने की व्यवस्था ना कर दी गई हो, किसी भी नाली को प्रभावी रूप से फ्लश करने की व्यवस्था ना कर दी गई हो, फ्लश करने की व्यवस्था ना कर दी गई हो, फ्लश का मतलब बहाव, फ्लश करते हैं ना, फ्लश तो समझते होंगे, ठीक है। तो दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि जिस भवन का उपयोग कर रहे हो या उसके अनुलग्न कोई भूमि है, उसमें आप कोई नाली का निर्माण कर रहे हो, तो आपके घर से ऐसी फिटिंग्स के द्वारा ऐसे जल को प्रवाहित, ग्रहण या एकत्रित करने के लिए इस तरह का समाधान हो ताकि उस जल का उचित फ्लश किया जा सके। ठीक हो गया या अब तो ठंड कम होगी, अब तो मौसम फरवरी में आपका बहुत अनुकूल मौसम होगा। पढ़ने के लिए सबसे अनुकूल मौसम कौन सा होता है? फरवरी वाला होता है। बसंत ऋतु आपको लगता है कि नया संचार कुछ हो, ठीक है। 26 जनवरी बाद में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि बैच को हम सर से बात होगी तो बाद में अपन सब्जेक्ट जो आपका है ना वो 8 से 10 जो होता है उसको 12 से 2 पहले आपकी पास हो जाएंगी। सब्जेक्ट को कब ले लेंगे? हाँ, अधिनियम तो है सब्जेक्ट आपका, तो 12 से 2 ले लेंगे तब तो कोई दिक्कत, तो प्रॉपर हो जाएगा ना। नहीं तो पहले हम तो ऐसे ही सर्किल होता है सिलेबस का, जैसे आरक्षण नगर पालिकाओं में चक्रीय आधार पे होता है ना, वैसे ही सिलेबस भी कैसे होता है, ये का सिलेबस आमतौर पे आप देखते हो कि कोचिंग में जैसे ही हुआ कि चलो सोमवार से नया बैच शुरू, तो मतलब ये नहीं होता कि सोमवार को ही 200 बच्चे आके बैठे अब आज हमारा बैच शुरू है, आज शुरू। लोग भारतीय हैं, हम लोग जब एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने की पहली तारीख आती है शायद कोई है नहीं, लोग इंतजार में रहते हैं अंतिम तिथि क्या है, और ये भी करते हैं कि अंतिम बढ़ेगी अभी तो भारतीयों के कल्चर में, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज तो बैच शुरू है, आज कोई नहीं आएगा, तो फिर वो 10 दिन तक वो चलता है, तो पहले दिन तो 10 दिन तो लास्ट में ज्वाइन करेगा उसका 10 दिन का तो वो है रिपीटेशन रहता है। अभी हम 200 पे पहुंचे तो 200 से पहुंच के 360 फिर वापस फिर से आ जाएंगे, बैच को आपके साथ लेंगे। तो बच्चे का तो कुछ का तो हमने शब्दावली नहीं, मल नाली क्या होती है तो पता नहीं, मल नाली शास्त्रियाँ क्या होती हैं, संदाय क्या होता है, प्रतिकर क्या होती है, पहले उनको आपके साथ ले लेंगे, वहाँ से वो चलेंगे आगे घुमा के लेंगे, आपको भी रिपीट का मौका मिल जाएगा। रिपीट करते समय फिर आपको दिक्कत मैटर आपके पास पड़ा है तो फिर तो आपको समझना है, ठीक समाधान। हाँ, अभी तो आपका पूरा ही हो रहा है, पहले कल तो आपका पूरा होगा, फिर आपको लगता है कि हमें करना है, जैसे लतिका जी लेट आए हैं तो उनका तो वाला छूटा हुआ है, तो पहले पूरा आगे वाला हो जाएगा, वाला हो जाएगा, ठीक है। ये समाधान मैंने कर लेंगे, चलें आगे, लग रहे हो ना? हो गई क्या? कह देना कि 23 को जाती तो ऐसे पूछ आज ही क्यों, पहले ही छुट्टी मार ली। वो कहाँ है दो? पढ़ रहे हैं टेस्ट के लिए? चलो अच्छी बात है, आप लोग भी टेस्ट पढ़ना, मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरह पेपर का सारी की सारी धाराएं अच्छी तरह पेपर हो, और एक्चुअल में मैंने पुराने पेपर आपके लिए प्रश्न पुराने पेपर के डाले, पुराने पेपर का मैंने एग्जाम का लेवल देखा, इतना कोई टफ नहीं है, आसानी से पुराने पेपर देखे तो बहुत आसान है प्रश्न, तो आप आराम से कर सकते, प्रश्न भेज नहीं, अधिकतर टाइटल के प्रश्न है अंदर से, मैं कह रहा हूँ टाइटल, आप जैसे टाइटल पूछ लिया कि जैसे मान लो कि बाध्यकारी कर है वो आपने लिख लिया कि 113 में, ठीक। अब बाध्यकारी कर को निरस्त करने की शक्ति किसके पास है? इसी धारा में लिखा हुआ है,
तो निरस्त कौन करेगा? नगरपालिका करेगी, न्यायालय करेगा, राज्य सरकार करेगी, कौन करेगा? ठीक है। फिर आपने लिख दिया कि कर निर्धारकों की नियुक्ति, तो ये तो एक धारा विशेष में हो गया कि इस धारा के तहत कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है। निर्वाचन को अपास्त करने की या उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? कितनी अवधि में हम अपील करना चाहें तो 1 महीने में हो सकती, 2 महीने हो सकती, 6 महीने में। ये सब उन धाराओं में है। तो आप कहोगे सर अपील के लिए पूछा, तो अपील के लिए धारा भी पूछ लेगा और अपील की अवधि भी पूछ लेगा। ये तो दोनों आ रही। आपको तो केवल उनको ध्यान से उनको अंदर का मटेरियल, क्योंकि धारा में टाइटल तो आपको याद रखना, अंदर का मटेरियल उससे रिलेटेड ही होगा। तो टाइटल आपको याद रहेगा कि अंतर में जो सारी बातें होती है ना, वो आप कहानी के रूप में समझ सकते हो। लेकिन मैंने उनका लेवल देखा ना, तो आप आज भी आपको सीधा के सीधा अगर प्रस्तुत किया जाए तो आप आधे से अधिक प्रश्न आसानी से, का कोई टफ लेवल नहीं था पिछले। ठीक करेंगे कि अब भी कोई टफ लेवल। और प्रश्न बैंक इसका लिए इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये अधिनियम में से प्रश्न निकालना, और आपकी जैसे बाकी तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तो राजस्थान में साल में 10 एग्जाम होती हैं, तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, तो पूरे प्रश्नों की तक छप जाती है। विगत भर्ती में पूछे गए प्रश्न, हाँ तो विगत हुई कितनी है इस सदी में? तो 2 ही बार हुई। 16 है, 8 है, 2 है, 3 ही बार हुई सदी, चौथी है। चौथी में कितने 2 प्रश्न हो सकते। ठीक है, भेजूंगा धीरे धीरे आपको 2 2 4 4 क्या करेंगे। ये पहला क्लियर हो गया कि उचित प्रवाह के साथ में आप अपने घर में या उससे लगती किसी जमीन के साथ में फिटिंग्स करोगे, जिस फ्लश जो है पानी का वो पूरी तरह से ठीक तरह से रहे, यानी इकट्ठा ना हो और बहाव क्या रहे, ठीक रहे। ठीक, अब लिखो उपधारा 2 लिखो। उपधारा लिखो 2। देखो पूर्वोक्त रीति से बनाई गई, पूर्वोक्त रीति से बनाई गई कोई नाली नगरपालिका की नाली में, पूर्वोक्त रीति से बनाई गई कोई नाली नगरपालिका की नाली में या ऐसे स्थान में या ऐसे स्थान में जो ऐसे भवन से, ऐसे भवन से 50 फुट की, 50 फुट की अधिक दूरी पर स्थित ना हो, 50 फुट से अधिक की दूरी पर स्थित ना हो, तथा जल निकास के लिए, तथा जल निकास के लिए विधिवत रूप से नियत किया गया हो, विधिवत रूप से नियत किया गया हो, उसमें गिरेगी, उसमें गिरेगी परंतु यदि ऐसी दूरी पर या ऐसी दूरी के भीतर, देख लो, परंतु यदि ऐसी दूरी के भीतर ऐसी नाली या स्थान ना हो, ऐसी नाली या ऐसा स्थान ना हो, तो वह ऐसे नलकूप में गिरेगी, तो वह ऐसे नलकूप में गिरेगी जो नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाए। तो नगरपालिका द्वारा क्या किया जाए? निर्धारित किया जाए। वह समाधान, आपने घर बनाया है, आपके घर से जल निकास के लिए आपने नाली डाली है, नगरपालिका ने आपके घर के पास ही एक अन्य नाली डाल दी है, के जल को प्रवाह करने की
होती है, सुविधा होती है। अगर वो जल प्रवाह नाली जो आपके घर से निकल रही है, अगर नगर पालिका की नाली उस घर से 50 फीट तक है, तो ऐसा व्यक्ति जल का प्रवाह किस में करेगा? नाली में गिराएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि उस घर से इस दूरी तक वो नहीं, तो फिर नगर पालिका एक नलकूप निर्धारित कर देगी आसपास जो गड्ढे होते हैं, और जहाँ पर वो गड्ढे को निर्धारित करे उसमें, अब वहाँ तक ले जाना किसकी जिम्मेदारी है? उस या भवन की मालिक की, तो कनेक्ट करेगा। मैंने यही कहा था कि हम आमतौर पे, क्योंकि एक नाली हमारे शहरों में तो क्या होता है, बड़ी नाली तो है नहीं, गली के एक गली बना दी, तरफ नालियाँ बना दी। अब हम घर से बाहर निकालें तो 50 फीट की दूरी नहीं है, घर से बाहर निकलते ही नाली आ गई, तो हम उसको में क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। फिर कोई झगड़ा भी किस बात का होता है? शहरों में झगड़ा सबसे बात का। पड़ोसी, मैंने कहा था ना कि पड़ोसी हमेशा पाकिस्तान या चीन की तरह होता है। घर का पड़ोसी किस तरह होता है? और सबसे विवाद किस बात का होता है कि तेरे घर से गंदगी निकल के मेरे घर के सामने आ रही है। एक पड़ोसी कहता है तेरे घर की गंदगी निकल के, क्योंकि नाली इधर चल रही है तो मेरे घर के सामने आ रही है। ये घर की तेरे सामने है तो तेरे वाले घर की किसी के सामने भी जा रही होगी। तो या तो सामूहिक रूप से एक व्यक्ति का निर्धारित कर लो कि ठीक है ये सफाई करेगा, और या फिर अपने अपने घर के सामने सफाई। लेकिन आप देख लो कि आसपास मानव स्वभाव ही देख लो, आज घर में देख लो, गाँव में देख लो, आप गाँव में रहते हो, और इसकी आपकी थोड़ी कम पटेगी, दोनों की बहुत अच्छी पटेगी। आपकी किससे पटेगी? आपकी इसके पड़ोसी जो वाले पटेगी। मन का दुश्मन, मनु का सिद्धांत है और राष्ट्र सिद्धांत होता है, मन का दुश्मन दोस्त होता है। देख लो आप, पाकिस्तान दोस्त हैं, चार एक जैसे हैं, दोनों की कल्चर एक जैसी है, दोनों का धार्मिक रीति रिवाज एक जैसा, केवल इसलिए है कि दोनों भारत के विरुद्ध, दोनों के मजबूरी में दोनों को रहना पड़ता है साथ। चलो उपधारा लिखो 3। उपधारा 3 में लिखो, लिखो पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन, पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन, उपधाराओं के अधीन किसी बात के होने पर, पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन किसी बात के होने पर भी प्रसादन कक्ष, रसोई, तथा स्नानघर, प्रसादन कक्ष, रसोई तथा स्नानघर के अपशिष्ट जल के समुचित निस्तारण के लिए, समुचित निस्तारण के लिए मल वहन प्रणाली, समुचित निस्तारण के लिए मल वहन प्रणाली के क्षेत्र से जैसे ही ये नाली किसी अभिकरण द्वारा, किसी क्षेत्र में स्थापित की जाती है, अधिपत्र में सूचना प्रकाशित करके, तथा निर्देशों के अनुसार, भूमि का स्वामी या अधिभोगी, इसका अधिभोग करने का अधिकारी होगा,
ठीक है, तो क्या करिए, कह रही कि आपका बाथरूम का पानी, आपकी किचन का पानी, और ये प्रसाधन कक्ष कौन सा होता है? सजने सवरने का, तो सजने सवरने में पानी की आवश्यकता कहाँ होती है? हाँ, साधन का मतलब जहाँ पे आप आके हाथ मुंह धोते, ठीक है। तो ऐसे पानी का निकास करने के लिए क्या है, उचित व्यवस्था, पहली तो बात है कि उचित व्यवस्था करेगी। और मान लो कि नगर पालिका के किसी अभिकरण द्वारा आपके क्षेत्र में इस तरह की जल प्रवाह के लिए कोई नाली का विकास किया जा रहा है, तो नगर पालिका द्वारा जो अधिसूचना प्रकाशित होगी, उस प्रकाशन और निर्देशों की पालना करते हुए आप भी उस लाइन का उपभोग करने के अधिकारी बन जाओगे। ठीक है, यानी अब आपका पानी है वो खुले में प्रवाहित नहीं होगा, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तंत्र होता होगा ना, साधन कक्ष थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे बोल, वॉश बेसिन, बाथरूम क्या बोलते हैं, प्रसाधन जहाँ पर हाथ धोने की चीजें होती हैं। प्रचलन भी। और पुरुष में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सबसे बड़ा अंतर आप देखो इस प्रसाधन के मामले में जो है, जब भी अपने बाल कटवाएगा तो घर आते ही स्नान करेगा। पुरुष जो है वो पार्लर पे जाके घर आते ही स्नान करता है, लेकिन महिला पार्लर पे जाके घर आके स्नान, आया समझ में? पुरुष पार्लर में जाके बालों की कटिंग करवा के घर आते ही सबसे पहले क्या करेगा? स्नान करेगा। महिला मतलब कि पार्लर जाके वो घर आके क्या कर रही, तो फिर इसका मतलब पुरुष महिलाएं जो पुरुष भी तो चलती हैं। हाँ, पुरुष स्वच्छता में विश्वास करता है कि वो, मैंने कहा आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने। अब देखो जो से जैसे तर्क प्रस्तुत करने के लिए जो जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं को पकड़ा जाता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, बताओ इनमें से दोनों में से स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कौन सा है? तो आगे लॉजिक आएंगे तो और बता देंगे। अभी तो एक ही लॉजिक मिला, क्योंकि जल नालियों की प्रसाधन कक्ष की बात आ गई तो इस बात पे हमने ये बता दिया है कि प्रसाधन कक्ष को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पुरुष के पास होती है, एंड क्लीन। ठीक है, अब चले आगे, देखो। हाँ, किचन गार्डन क्या होता है? अच्छा, हाँ तो बाड़ी में भाई ये तो नहीं जाना चाहिए ना, बाथरूम का पानी तो बाड़ी में नहीं जाना। रसोई कहाँ? हाँ तो उस, देखो वो एक तरह से अपशिष्ट भी होता है उसमें। अगर रसोई का पानी आप नीट एंड क्लीन, जैसे जो वेस्टेज पहले बचा है उसको आप एक साइड, हाँ हाँ हाँ, तो वो प्रभावित हो सकता है उसमें तो भाई, एक शुद्धता भी है, चलो आपने बाड़ी बना रखी है तो उसमें हाइजेनिक आपको चीज़ मिलेगी, और पानी भी इस तरह का एक, हाँ तो यूज भी ये तो होना चाहिए कभी आप, और रेन वाटर तो हमेशा आपको रखना ही चाहिए। ठीक है, चलें, उपधारा 4 लिखो, उपधारा 4। देखो जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका द्वारा उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका द्वारा दिए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है, नगर पालिका द्वारा दिए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है, तो वह दोष सिद्ध होने पर, तो वह दोष सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, दोष सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा, जो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा,
परंतु 5,000 रुपये तक हो सकता है। जो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा, परंतु 5,000 रुपये तक हो सकता है। ₹5,000 तक हो सकता है। ठीक है, ये आपकी धारा होगी भवन से प्रभावी जल निकास की व्यवस्था, धारा 202। अब लिखो धारा 203। धारा 203 इसमें लिखो, देखो भवनों या भूमियों के स्वामियों, भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण का अधिकार। उत्सारण का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं निकास या प्रवाह। उत्सारण का अधिकार। यानी नगरपालिका क्षेत्र में जो भवन और भूमि जिनके स्वामी हैं, वो नगरपालिका की नालियों का उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, अब किन कंडीशन में ये उपभोग होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा ये उपभोग होता है, ये हमें इस धारा में समझना है। ठीक है, तो लिखो इसमें, सबसे पहले नोट करो, लिखो नगरपालिका के भीतर, नगरपालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका की मल नालियों में गिराने का हकदार होगा। अपनी नाली नगरपालिका की मल नालियों में गिराने का हकदार होगा। नगरपालिका की मल नालियों में गिराने का हकदार होगा। लेकिन उसको इसके लिए नगरपालिका की लिखित मंजूरी प्राप्त करनी होगी। तथा ऐसी शर्तों की पालना जो नगरपालिका द्वारा निर्धारित की जाएं, ऐसी शर्तों की पालना जो नगरपालिका द्वारा निर्धारित की जाएं, करनी होगी। ऐसी शर्तों की पालना जो नगरपालिका द्वारा निर्धारित की जाएं, करनी होगी। ठीक है, कल चीज है कि नगरपालिका के क्षेत्र में जो भी भूमि का स्वामी या अधिभोगी होगा, वो नगरपालिका की मल नालियों में अपने घर का जल प्रवाह करने का हकदार होगा। शर्त इतनी सी है, ऐसी नालियों को कनेक्ट करने से पहले उसको नगरपालिका की परमिशन लेनी होगी, और नगरपालिका समय समय पे जो भी शर्तें या निर्देश प्रदान करे, उन निर्देशों की पालना भी करनी पड़ेगी। 203, 204, 204 बड़ी सिंपल है, इस चर्चा हमने पहले कर ली इसके बारे में। देखो, मल और वर्षा
मल और वर्षा जल की नालियों का वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। मल और वर्षा जल की नालियों का क्या होना? पृथक पृथक। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको कहा था वाटर रिसोर्स के रूप में भी, जल संरक्षण के रूप में भी तो इस्तेमाल में लाना चाहिए, ताकि एक तरफ, क्योंकि एक तरफ सीवरेज है तो सीवरेज तो हम किसी से नहीं आ सकता, और ये हम अपने घर में भी, हमारे घर में भी देखते हैं कि दोनों की नालियाँ होती हैं, इस तरह की नालियाँ हम बना। ठीक है, लिखो इसमें धारा कौन सी है? 204। इसमें लिखो, जब कभी अधिनियमित किया जाए, अधिनियमित किया जाए कि किसी परिसर में प्रभावी जल निकास के लिए, जब कभी अधिनियमित किया जाए कि किसी परिसर में प्रभावी जल निकास के लिए, प्रभावी जल निकास के लिए नगरपालिका द्वारा ये अपेक्षा की गई है कि एक नाली मल पदार्थों के लिए तथा तथा दूसरी नाली जल वर्षा व अदूषित अधोमृदा जल, जल वर्षा व अदूषित अधोमृदा जल, यानी घर को साफ सफाई करने में जो जल निकलता है ना, अधोमृदा जल के लिए हूं, और ऐसी नालियां नगरपालिका द्वारा निर्धारित की गई, ऐसी नालियां नगरपालिका द्वारा निर्धारित की गई नालियों या स्थानों में, निर्धारित की गई नालियों या स्थानों में पृथक पृथक रूप से गिरेंगी। पृथक पृथक रूप से गिरेंगी। ठीक है, क्या है? धारा 204 सिंपल करी है कि दो नालियों का आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और दोनों नालियों का विकास है वो, अगर आप नगर पालिका में ऐसी कोई नाली स्थित है या ऐसा कोई नाला स्थित है तो पृथक पृथक डाला जाएगा। सीवरेज में वो वाटर नहीं डलेगा और उस वाटर में वाटर नहीं डलेगा। देखो धारा 205, 205 में लिखो, लिखो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार, या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार अधिकार नगरपालिका द्वारा, ले जाने का अधिकार नगरपालिका द्वारा
कैसे और किन शर्तों कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा? कैसे व किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा? प्राधिकृत किया जाएगा क्या मतलब है? ये भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि मान लो हमने मकान बनाया, अब हम अपने मकान की नाली है वो किसी अन्य व्यक्ति के भवन, तो बना हुआ नहीं है, प्लॉट है, उसमें से अगर उस नाली को निकालना चाहें या अन्य व्यक्ति की भूमि पर नाली बनाना चाहें, या तो उसने बना रखी तो उसमें जोड़ना चाहें या उस पर नई नाली बनाना चाहें, तो नगर पालिका किन शर्तों के द्वारा आपको इस बात की परमिशन प्रदान करेगी? और इसके लिए मैंने बताया था कि अगर वो खाली है तो भूमि के स्वामी को इसकी सूचना देकर, जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करो तब तक इस नाली प्रवाहित की जा सकती है। और बाद में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मान लो भूमि का स्वामी कहे कि भाई तो मैं तो बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो तब तक उसको कहा जाएगा कि तब तक आप बिल्डिंग ना बनाएं जब तक इस नाली को हम अन्यत्र कहीं शिफ्ट ना कर दें। हमारी डिस्कस हो चुकी है। सबसे पहले 205 में लिखो उपधारा 1। उपधारा 1 लिखो, यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी नगरपालिका में समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दे, नगरपालिका में समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दे, ये साबित कर दे कि वह अन्य किसी व्यक्ति की या उसके अधिभोग में से किसी भूमि में होकर, उसके अधिभोग में से होकर किसी से होकर नाली बनाने से अन्यथा उसे नगरपालिका की नाली से नहीं जोड़ सकता, उसे नगरपालिका की नाली से नहीं जोड़ सकता, तो नगरपालिका उस आदेश के संबंध में कोई आक्षेप का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और यदि कोई आक्षेप ना किया जाए, आक्षेप ना किया जाए या आक्षेप नगरपालिका की राय में अपर्याप्त हो, आक्षेप ना किया जाए या आक्षेप नगरपालिका की राय में अपर्याप्त हो, लिखित रूप में
है पर्याप्त हो लिखित रूप में वर्णित स्वामी यानी जिस स्वामी का उल्लेख किया गया है, या अधिभोगी को अपनी नाली उस भूमि में उसमें से होकर या उसके नीचे से या उस नाली में से ले जाने के लिए किराए या प्रतिकर के संदाय के रूप में नाली में से ले जाने के लिए किराए या प्रतिकर के संदाय के रूप में उक्त नाली के रख रखाव मरम्मत फ्लशिंग फ्लशिंग का मतलब जल प्रवाह करके साफ करना, फ्लशिंग तथा सफाई के उत्तरदायित्व को पक्षकारों को सौंपकर ऐसी नाली निर्माण के लिए प्राधिकृत कर सकेंगी। ऐसे नाली निर्माण के लिए प्राधिकृत कर सकेंगी। कुछ आया क्या समझ में? के लिए, क्यों लिए, क्या लिए, कैसे लिए, क्या आया? बोलो चांदनी, क्या कुछ है समझ में? हाँ बोलो पुण्य जी। अब आपने इसमें सिंपल ये लिखा कि कोई व्यक्ति है वो भवन का निर्माण कर रहा है और उसके लिए वो नाली का निर्माण कर रहा है, ठीक है। वो नगर पालिका को इस बात का लिखित आवेदन करता है कि ऐसी नाली का निर्माण करके नगर पालिका द्वारा जो निर्धारित नाली है उस तक पहुंचाने में मैं सशक्त नहीं हूं। मैंने कहा ना कि 50 मीटर से अधिक की, फिर आपसे ये कहे, आपके पास इस बात का आवेदन करे, बात का क्या आवेदन करे कि भाई ठीक है कि मैं ऐसी नाली को क्या करूंगा कि जो पड़ोसी व्यक्ति है प्लॉट में से होकर निकालूं या उसकी नाली के नीचे से निकालूं या उसकी नाली में उसको जोड़ने का प्रावधान करूं, ठीक है। तो इस तरह का कृत्य है। फिर नगर पालिका क्या करेगी, जिस व्यक्ति की नाली में वो जोड़ना चाहता है उन दोनों के लिए आक्षेप प्राप्त करेगी। हो सकता है कि जो पड़ोसी व्यक्ति हो उसको कोई आक्षेप हो, या हो सकता है उसको कोई आक्षेप ना हो, और हो सकता है कि पड़ोसी को कोई आक्षेप हो लेकिन वो आक्षेप पर्याप्त नहीं हो। तो पर्याप्त नहीं है तो ऐसे आक्षेपों का निस्तारण करने के बाद दोनों पक्षकारों को प्रतिकर या संदाय की दौरान ये भी तय कर देगी कि इस नाली को आप अगर उससे अटैच कर रहे हो तो उस नाली की मरम्मत है, उसका रख रखाव है, उसका फ्लशिंग है, ठीक है, या उसकी साफ सफाई का दायित्व है, वो दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित कर देगी किस किस का। मान लो बारी बारी से कर देगी, भाई 1 महीने बाद में आप सफाई करोगे, इस तरह का जो भी करते होता है वो नगर पालिका निर्धारित करके इस बात का प्राधिकार सौंप सकती है कि आप इस तरह की नाली का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। अब लिखो धारा 2, उपधारा 2। देखो ऐसा प्रत्येक आदेश
ऐसा प्रत्येक आदेश ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा प्रत्येक आदेश ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में ये किया जाए जिसके पक्ष में ये किया जाए या उसके द्वारा नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए के द्वारा नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए उक्त भूमि या नाली के स्वामी या अधिभोगी को ऐसा कोई प्रतिकर या किराया यदि कोई हो तो भुगतान करने के पश्चात तथा उक्त आदेश की शर्तों को यथासंभव पूरी करने पर उस भूमि या स्वामी के स्वामी तथा अधिभोगी को आदेश में निर्दिष्ट भूमि पर किसी भूमि पर सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त के बीच के समय तक अपने सहायकों व कर्मकारों के लिए किसी समय प्रवेश करने के लिए युक्तियुक्त लिखित नोटिस जारी करेगा। तथा युक्तियुक्त तरीके से ऐसे निर्माण कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। क्या करेगा? प्राधिकृत ऑथराइज कर देगा।
पहले में आपने लिखा कि कोई व्यक्ति जो कहता है कि मैं नगर पालिका की नाली तक अपने घर की नाली को पहुंचाने में सशक्त नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास जो भूमि या भवन है या जो नाली है उसमें नाली में का अटैचमेंट कर दूं, तो नगर पालिका उस व्यक्ति जिसकी पहले से नाली अवस्थित है उसके आक्षेप मांगेगा, और अगर वो समझती है कि आक्षेप नहीं है या जो भी आक्षेप है वो पर्याप्त नहीं है, तो उन आक्षेपों का निर्धारण करते हुए उसको जो भी प्रतिकर या संदाय होगा उस पर दायित्व निर्धारित करते हुए उसको अनुमति दे देगा कि वैसी नाली बना सकता है। ठीक है। अब आपने अनुमति दे दी तो उसमें अगली धारा में ये बता रहे हैं कि अनुमति देते समय जो भी रकम तय हुई है प्रतिकर के रूप में या किराए के रूप में, अगर वो व्यक्ति उस रकम का संदाय करता है तो नगर पालिका अपने अभिकरण के माध्यम से तो निर्देशित करके उस ऐसी स्थल पर अगर इस तरह का कोई सन्निर्माण कार्य करना आवश्यक हो तो प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के बीच में कभी भी समय में अपने कर्मकारों को या सहायकों को भेजकर ऐसा निर्माण कार्य कराएंगे तो ऑथराइज माना जाएगा। आज के लिए बहुत होगा, आज के लिए पर्याप्त होगा, वरना आप मंजू जी आज कई दिनों से आए हैं, फिर कर लेंगे, इतना एक साथ हो जाएगा। आप चिंता में आ गए हो, जब से मैंने ये शब्द लिखा तब से आप भी चिंता में हो, तो मैंने इसमें आपको विपक्ष की कार्रवाई के रूप में बताया। ठीक है, सरकार के आदेश नहीं है। विपक्ष हमेशा डिमांड करता है और डिमांड हमारी बहुत होती है। आपको लगे कि ये सर ये, अब ठीक है, अब लो अब ठीक है मंजू जी, और अब लो। सरकार ऐसी कार्रवाई करने से पहले बहुत बड़ा आक्षेप हो जाता है ना, बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। बवाल अब क्योंकि करने की किसी को, छात्रों को लग रहा है कि अब कोई औचित्य नहीं है, और सरकार को भी लग रहा है कि अब औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकार इस तरह से डिवाइड हो गई है। आप देख रहे हो कि एक सीएम और एक डिप्टी सीएम दोनों अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, दोनों पर किसी का फोटो नहीं होता है, एक की सभा में एक का ही फोटो होता है, और वो कहता है कि हम ऐसा कर देंगे। अब किसके खिलाफ बोल रहे हो आप? आपकी सरकार। फिर वो कह रहे हैं संगठित हो जाओ। अब यहाँ पर भ्रम वाली स्थिति पैदा ही नहीं हो रही, और इन सब के बीच में फिर अब सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो पॉलिटिक्स में इस साल जो रहेगा, और कोई राज्य नहीं रहेगा। चुनाव होने को मैंने कहा कि त्रिपुरा में भी है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है। चुनाव दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होंगे। लेकिन इस समय सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बन रहा है, राज्य कौन सा है? राजस्थान। पॉलिटिक्स बड़ी रोचक है और आपको 10 महीने तक एंटरटेन करती रहेगी। चुनाव में अभी कितने महीने हैं? 10 महीने। 10 महीने में आप हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, आरोप क्या क्या हो सकते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। और मतभेद की पॉलिटिक्स मैंने बहुत 96 चर्चा थी कि अटल और लालू दोनों की पार्टियां बड़ी अपोजिट पार्टियां रही, लेकिन जब लालू की बेटी की शादी हुई थी तो सबसे पहले मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे। यानी उस समय के पॉलिटिशियन में क्या होता था, मतभेद, यानी मतों पर आपके विचार अलग हो सकते हैं, तो किसी को एक दूसरे को ऐसे व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियाँ नहीं कर सकते। अब तो वही बात होगी कि रोज ही सुन रहे हैं कि कोरोना तक कह दिया, कोरोना नकारा निकम्मा, ये सब चीज़। हाँ, वो इंडियन पॉलिटिक्स है और सिनेरियो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। 205 के आगे के प्रावधान से शुरू कर